इस वक्त हम मौजूद हैं अरावली की पर्वत श्रृंखला पर। अरावली की ये पर्वत श्रृंखला जिसके बारे में आपने जाना कि ये 150 करोड़ साल पुरानी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी पुरानी। अब ये पहाड़ जो है ये आपको किस तरीके से बचा रहा है, आपका जीवनदायक है, और ये पहाड़ जो है किस तरीके से आपको गरीब बनाएगा, आइए इसको जानते हैं। कैसे आने वाले टाइम में ये पहाड़ आपको गरीब कर देगा, आइए देखते हैं। देखिए, ये बात तो आपको सभी बता रहे हैं इस पहाड़ के बारे में कि ये पहाड़ जो है आपका प्रोटेक्शन है, 150 करोड़ साल पुराना है, ये है वो है। ये भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी है, 800 किलोमीटर दूर तक ये फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान। लेकिन हम लोग इस वक्त जिस हिस्से में हैं ये है फरीदाबाद गुड़गांव रोड का वो हिस्सा जहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला न सिर्फ लाखों लोगों को कुछ सालों के अंदर अमीर से और अमीर बना देगी, लेकिन आने वाले वक्त में आपको गरीब से और गरीब कर देगी। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये असल में ये इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला, इसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन फरीदाबाद से लेके और गुड़गांव तक जाने वाली इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर इसका मालिक कौन है, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अभी फ़िलहाल जो है 3-4 तरीके के मालिक हैं। एक तो भारत सरकार के ये हिस्से में है, एक ये जो पंचायत में दबंग लोग हैं, कुछ हिस्सा उनके हिस्से में होता है, पंचायत के हिस्से में होता है, गांव के लोगों के हिस्से में होता है, ग्रामीण लोगों के हिस्से में होता है। कुछ ज़मीन जो है सरकार ने एक्वायर कर ली होती है और सरकारी संस्थाओं को दे दी होती है, और कुछ ज़मीन सर्कल रेट के ऊपर में बिल्डर वगैरह से लोग ख़रीद लेते हैं। आपको मालूम है कि गुड़गांव के अंदर में एक नॉर्मल फ्लैट की कीमत जो है वो इस वक्त कम से कम भी 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए तक एक फ़्लैट मिलता है। एक बिल्डिंग जिसके अंदर में जो है 20 माले हैं और एक फ्लोर पे 4, 6, 8 फ्लैट हैं, वो फ्लैट एक फ़्लैट जो है वो 18 से 20 करोड़ रुपए का है। आइए थोड़ा अरावली को पहले और समझते हैं, इसकी प्राकृतिक संरचना को समझते हैं, इसके सिस्टम को समझते हैं और इसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली का फेफड़ा है। मतलब आप कितना भी पॉल्यूशन करते हैं दिल्ली के अंदर, ये उसकी प्रोटेक्शन शील्ड है। ये धूल मिट्टी, रेतीली आंधियाँ और कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो रोकती है। सैकड़ों करोड़ों जानवरों का घर है, पक्षियों का घर है, प्राकृतिक संसाधन है। ये देख रहे हैं आप, नदी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर अब डेवलपमेंट की बयार बहेगी। आगे गुड़गांव में इसी रोड पर जाते जाते गुड़गांव आ जाता है और आपने वो बिल्डिंगें देखी हैं। अब ये कनेक्टिविटी रोड जो है डेवलप हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। डेवलपमेंट और विकास एक चीज़ है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो धरती, ये जो पर्वत, ये जो अरावली श्रृंखला है, इसका असली मालिक कौन है? इसका असली मालिक है जनता। तो ये आपकी ज़मीन है और आप हमारे साथ घूमेंगे इस ज़मीन पर। ये कम से कम भी हम लोगों ने इस ज़मीन को नापने के लिए, आप सोचिए, एक बिल्डिंग, उसके अंदर एक फ्लैट, उसकी कॉस्ट 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। और इस रोड को नापने के लिए हमने आधे घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा बाइक चलाई सूरजकुंड से आगे बढ़ के और गुड़गांव तक जाने के लिए। ये कनेक्टिंग रोड है, फरीदाबाद ज़िले के अंदर में पड़ता है। ये यहाँ पर कितने मासूम जानवर रहते हैं, कितने पक्षी रहते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, हम लोग इसके सिर्फ अर्थ पर बात करेंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा कि इस ज़मीन के अंदर में विकास आएगा, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत सारा डेवलपमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि गुड़गांव जो एक फेल सिटी ना हो जाए, तो उसके लिए दिल्ली से उसका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नए मकानों की ज़रूरत रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कुछ जो है बड़े बिल्डर यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर जो है छोटे बिल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब इस रोड को हम लोग नाप रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे गहरा सवाल ये उठ रहा है कि ये इतनी सारी ज़मीन और इस पे इतना सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये ज़मीन जो कि आज जनता की ज़मीन है, तो इसका पैसा, इसकी कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहली बात तो आप वो समझिए, ये सैकड़ों किलोमीटर की ज़मीन है। गुड़गांव जाने के लिए जो फरीदाबाद से हमारा रास्ता गुज़रता है, इस ज़मीन की कॉस्ट क्या होगी, इसका मालिक कौन है और इसके
से जो मुनाफा बनेगा उसका बंटवारा किस तरीके से होगा। जब यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेंगे, चालू होंगे, तो बिहार से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से लोग आएंगे, यहाँ पर मजदूरी करेंगे और अपने हिस्से का कुछ मुआवजा लेंगे, पैसा लेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब ये पैसा जो है उनके पास तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये करोड़ों का प्रॉफिट, ये ज़मीन जब करोड़ों रुपए उगलेगी, उसके हिस्सेदारियाँ किस किस के हिस्से में जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत गंभीर सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, आम जनता को मिलेगा बहुत सारा पॉल्यूशन, जो रेत है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये भूजल को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके भूजल आपका नीचे चला जाएगा। ये सारी कॉस्ट आप डेवलपमेंट के नाम पर पे करेंगे, आम लोग, गरीब लोग, जनता। लेकिन ये जनता की लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन और 150 करोड़ साल पुरानी विरासत, ये अपना रूप शेप बदल लेगी तो किस कॉस्ट पर? कि कुछ लोग इसके अंदर अमीर हो जाएंगे। कौन लोग अमीर होंगे? जिनको गांव के अंदर में, जिनके पास में अच्छे दबंगई है, जिन लोगों ने इसके अंदर में खनन माफिया बने हुए हैं और इसके अंदर से खूब दोहन किया है इसका, जो इसके मिनरल्स की बोली लगा लेंगे, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट बना के पैसा कमा लेंगे, जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन भारत के अंदर अगर मान लीजिए ये जिनके पास में धन है वही ये सब करने के लिए सक्षम है, कुशल हैं, और वही इसकी पूरी ज़मीन की कॉस्ट, जो कि जनता की कॉस्ट है, उसका बंटवारा किए बगैर अपने मुनाफे, अपने ख़जाने भर लेंगे बुरी तरीके से। इस वजह से भारत के अंदर मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है। अगर इसको ऐसे भी छोड़ दिया जाए और विकास ना किया जाए तो ये दिल्ली को न सिर्फ गंदे पानी से बचाती है, गंदी हवा से बचाती है, बहुत सारा ऑक्सीजन जनरेट करती है, बहुत सारा घूमने फिरने के लिए एक शांत वातावरण की जगह के तौर पर इसको डेवलप कर लिया जाए तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये सबके उपयोग की एक चीज़ रहेगी। लेकिन विकास की आंधी के अंदर में जब ये दौड़ लगती है और लोगों का लालच और लोगों की हवस इसके बारे में जागती है, तब हिसाब किताब लेना तो बहुत ज़रूरी है, हिसाब किताब होना बहुत ज़रूरी है कि अरावली क्यों ख़त्म हो रहा है, अरावली किसके फ़ायदे के लिए ख़त्म हो रहा है, अरावली के मुख्य बेनिफिशरी कौन है। कुछ लोग आते हैं अरावली बचाओ अरावली के, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि वो सिर्फ़ इसलिए नहीं आते कि वो अरावली पर्वत को बचाना चाहते हैं, वो यहाँ पर इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पर देखते हैं कि उनका हिस्सा जो है उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वही लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, उसी जनता को मोबिलाइज़ करते हैं जिसके हिस्से की लूट वो भी खाना चाहते हैं। जब ये इतनी खूबसूरत जगह और ये इतनी बेहतरीन लोकेशन आप देख ही रहे हैं अपनी आँखों से, इतना खूबसूरत, जो आपको ऑक्सीजन दे रही है, जो आपको मिनरल दे रही है, जो आपको एक शांत वातावरण दे रही है, जो सैकड़ों पक्षियों पशुओं का ठिकाना बनी हुई है। दिल्ली से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर ही ये जगह है दिल्ली, जो एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है। आप समझिए कि दिल्ली के अंदर में 1 करोड़ ऐसी आबादी है जो कैश रिच होगी और 3 करोड़ की ऐसी आबादी है जो गरीब है। अभी ज़मीन का मालिक तो ये पूरे 4 करोड़ लोग हैं। तो जब ये पैसा बटेगा तो उन 1 करोड़ लोगों में बट जाएगा इस पूरी पूंजी का। ये कितने हज़ार लाख करोड़ रुपए हैं, कभी आप हिसाब लगाएंगे? अगर इसका ये देखिए खनन माफियाओं ने किस तरीके से यहाँ पर जो है खनन कर करके भी इसके रूप को बिगाड़ा है, इसमें से मिनरल निकाला है, इसका दोहन वो सालों से हो रहा है। इसके कौन बेनिफिशियरी होते हैं, इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? ये सब सवाल हैं, बहुत गहरे सवाल हैं। मेरे दोस्तों, बात यह है कि देखिए विकास तो होकर रहेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ की ये प्राकृतिक संरचना हो सकता है कुछ सरकारी प्रोटेक्शन की ज़मीन है वो बच जाए, थोड़ी बहुत यहाँ की नेचुरल खूबसूरती बच जाए, लेकिन ये बहुत लंबे वक्त तक बचने वाली नहीं है, क्योंकि विकास तो हो के रहेगा और ये कंक्रीट का जंगल तो जगह ये अरावली पर्वत बन के रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अब सिर्फ ये बात ही नहीं कर रहा कि आप जो है जंगल बचाओ ज़मीन बचाओ वाली बात है। अगर आपको हर कॉस्ट पे विकास करना ही है और आपको इस जंगल को, इस पर्वत श्रृंखला को तबाह करना ही है, आपने सोच ही लिया है कि डेवलपमेंट का आपके पास यही मॉडल है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। देखिए बड़े बिल्डर आएंगे, वो सरकारी नियमों के हिसाब से यहाँ पर हरी जगहें छोड़ेंगे, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत वक्त तक ऐसा रह नहीं पाता। बाद में गाँव की, दबंगों की, इनकी उनकी ज़मीनें यहाँ पर जो होंगी वहाँ पर वो छोटे प्रोजेक्ट चालू कर देंगे और धीरे धीरे देखते देखते ग्रीनरी यहाँ से ख़त्म होने लगेगी, थोड़े बहुत पेड़ पौधे रह जाएंगे।
तो अब सवाल ये है कि जब ये कंक्रीट का जंगल बनने ही वाला है और ये सब होने ही वाला है, तो सवाल ये है कि ये लाखों करोड़ की ज़मीन की हिस्सेदारी किस तरीके से नियमित हो। सरकार किस कॉस्ट के ऊपर में ये किस आदमी को, किस कंपनी को, किस संस्था को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, और वो जनता के पास में, जनता के हित में किस तरीके से ये, क्योंकि देखिए आपका अहित तो बहुत हो रहा है, ये तो बात बिल्कुल साफ़ है कि अरावली जाने से आपका अहित हो रहा है। आपके फेफड़े जो हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन खींच रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन शील्ड पूरे तरीके से हट रहा है, नेचर के साथ नुकसान हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, और ये सब आप होते हुए देख रहे हैं। इस ज़मीन का मालिक आप ही हैं, ये लोगों ने आपको समझाया नहीं है, लोगों ने आपको बताया नहीं है। ये ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, इसकी अभी बंदरबाट होगी, बड़े बड़े लोगों के बीच में बंदरबाट होगी, कुछ सरकार के माध्यम से भी होगी और कुछ पूंजीपतियों के, कुछ दबंगों के, कुछ बड़े बड़े धन्ना सेठों के हिसाब से ही जो है बंदरबाट होगी। तो ये बंदरबाट होगी हो के रहेगी। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब ये इन्होंने ठान ही लिया है कि किसी भी हालत के अंदर में इसके डेवलपमेंट को जो है हमको करना ही है, तो अब सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होकर आपके हिस्से में क्या आ रहा है। ये लाखों करोड़ की ज़मीन जा रही है। मोदी जी ने बोला था कि इतने लाख करोड़ रुपए जो है हमारे स्विस बैंक के ख़जानों में पड़े हुए हैं, अगर हम लोग हिस्से की बंटवारी कर दें तो 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो भैया ठीक है, आप अरावली की इस ज़मीन पे विकास कर दो, ज़रूरी है, कर दो विकास, सरकार अस्पताल बनाओ, लेकिन कितने कितने लाख रुपए आप जनता को देने वाले हो वो तो बताओ। ये तो कई लाख, ये तो उससे भी ज़्यादा पैसा है जितना काला धन छुपा हुआ है। यही धन कन्वर्ट होके ब्लैक मनी बनता है, यही धन जो है कन्वर्ट होके करप्शन करता है, और यही धन है। ये आप रोड देख रहे हैं, कितना लंबा रोड है और कितनी देर की हम लोगों ने यात्रा की है। यहाँ पर ये डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर कूड़ों के पहाड़ इकट्ठे कर रखे हैं। चलिए वो तो ठीक है, शहर की ज़रूरत है। आप देखिए, आप इस नेचर को फ़ील कीजिए, आप इन पहाड़ों को फ़ील कीजिए, इस खाली जगह को फ़ील कीजिए। आप जब 10 साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये लोकेशन ऐसी नहीं मिलेगी, आपको ये वैसी मिलेगी जैसी गुड़गांव के अंदर में अरावली के ऊपर में पूरा कंक्रीट का जंगल एक बस गया है। वहाँ पर अब ग्रीनरी जो है धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ रही है, ख़त्म होती जा रही है। अब उसी की अगली श्रृंखला के अंदर में ये विकास का कार्यक्रम यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन के तैयार हो गई हैं, कैसे शानदार यहाँ पर मल्टीप्लेक्स। इनके अंदर में अगर आप जाके फ्लैट की कॉस्ट पूछेंगे ना, फ्लैट मतलब ज़मीन से घर नहीं, बिल्डिंग के अंदर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक माले बनाकर जो फ्लैट बना दिए गए हैं, उनकी आप कॉस्ट पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। और ये ज़मीन कैसे बट रही है, किसको बट रही है? आप दूर तक देखिए, ये सारा का सारा ग्रीन, कितना ग्रीन बचेगा कुछ नहीं मालूम है इसका, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लान के अंदर में क्या होता है कि प्लान तो बहुत अच्छा होता है, इतनी संरक्षित ज़मीन है, इसको छोड़ दिया जाएगा, ये रिज़र्व की ज़मीन है, ये इसकी ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है। लेकिन जब विकास अपनी रफ्तार पकड़ता है तो वो एकदम कैंसर की तरह फैल जाता है। कितनी ज़मीन इसकी जो है विकास की भेंट चढ़ेगी, कितनी ज़मीन बची रहेगी? मेरे हिसाब से तो 20-30 साल बाद इसके अंदर में बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं बची रहेगी, पूरा गुड़गांव के तर्ज पर ये डेवलप हो जाएगा इलाका। तो आप ये समझिए, आप ये देखिए, जब ये डेवलपमेंट होता है तो, और ये आपकी पूंजी जब सरकार और उसका कुछ हिसाब बनाना शुरू करती है, तो उस टाइम पे जो दबंग और संभ्रांत लोग हैं और जिनकी ताकत है वो तो शोर मचाते हैं शुरू में, लेकिन वो सिर्फ जब तक शोर मचाते हैं जब तक उनका हिस्सा जो है उनके हाथ में नहीं पहुंच जाता। लेकिन आपकी आवाज़ चुप है, आप आते हो, मजदूरी करते हो, चले जाते हो। कोई कहेगा कि भाई ये तो गुड़गांव 16, ये तो हरियाणा के लोगों की ज़मीन है। क्यों? बिहार का जो मज़दूर वहाँ पर आकर मजदूरी कर रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन है, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का हक़ है ज़मीन पर। ये देखिए कैसे किसी आदमी ने इसको खोद खोद के, खनन कर करके इसके अंदर जो है इसकी लूट मचा रखी है इसने। वो कौन लूट रहा है? ये आपकी ज़मीन में, आपके घर से अगर कोई 1 रुपये उठा के ले जाए, 100 रुपये उठा के लिए, तो आप सोचते हो पुलिस के पास जाके मैं उसकी कंप्लेंट करूं, मेरे घर में चोरी हो गई है। ये आपके देश में, आपके प्राकृतिक संसाधनों में, आपकी ज़मीन पर ये खुली चोरी होगी, खुला डाका पड़ेगा, और आप चुपचाप जो है अपने घर के अंदर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये बहुत गहरा सोचने का विषय है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और सब। देखिए, ये पूरा वीडियो दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है। मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी जायदाद है, उसके अंदर आपके जायदाद में बंटवारा होता है। आपका भाई बोलता है पूरी प्रॉपर्टी आप तू मुझे दे दे, मैं यहाँ पे एक बड़ा बंगला बनाऊँगा,
है ना, बड़ा बंगला बनाऊंगा और हर साल दिवाली पे सफ़ेदी करवाऊंगा और ये मैं गारंटी करता हूँ कि मैं तुझे रोज़गार दूंगा। तू सफ़ेदी का काम तेरा फिक्स हो जाएगा, हर साल में एक इनकम तेरी खड़ी हो जाएगी, रोज़गार का सृजन तो होगा। तेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तू बंगला बना नहीं पाएगा, तो तू ऐसा कर मुझे ही दे दे। आप मान लोगे? आपका एक भाई जिसकी जेब में 10 करोड़ रुपया था और आपके पास 2 लाख रुपए थे और आपके पास 1 बीघा ज़मीन थी, 2 बीघा ज़मीन थी, उसका बंटवारा हो रहा था, आप मान लोगे? लेकिन आप देश के साथ में जब ये संसाधनों का बंटवारा हो रहा होता है ना, तो ये आप बात बहुत आराम से मान लेते हो और इस बारे में आप सोचते भी नहीं हो। ये गरीबी का मूल कारण है। यहाँ पर जो भी जंगल है, जो भी ज़मीन है, जो भी जायदाद है, जंगलों के अंदर में, खदानों के अंदर खुदाइयाँ हो रही हैं, क्यों 1 रुपये के अंदर? बोले उसके पास वो रोज़गार का सृजन कर रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो उसको बेयर करनी पड़ेगी, लोगों को देना पड़ेगा ना, उसको बांटना भी तो पड़ेगा ना। फिर अगर उसने जनता की ज़मीन के ऊपर में वो अपना कारोबार चला रहा है तो जनता को देना भी तो उसकी फिर जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ लेने की बात पूरी हो जाती है, देने की बात का कोई ना पब्लिक का कोई विरोध है, ना कोई जन आंदोलन है। भाई आप यथास्थिति रहने दो, गांव की तरह रह लेंगे, गेहूँ उगा लेंगे, खा लेंगे, ठीक है, विकास नहीं करेंगे। विकास करना आपकी मजबूरी नहीं है, विकास करना आपको साधन संपन्न बनाने की एक ज़रूरत है, इसलिए आप वहाँ पे डेवलपमेंट करते हो कि भाई हमें ये फ़ायदा होगा, हमें ये बेनिफिट होगा, हम लोग ये फैसिलिटी लेंगे, इसलिए आप विकास करते हो। आपकी भी मजबूरी है विकास होना, सिर्फ ये जो गरीब आदमी है उसकी मजबूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होगा, आपकी भी वही सेम तरीके की मजबूरी है। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाके, लाखों करोड़ के इलाके बढ़ जाते हैं, बिक जाते हैं, बदल जाते हैं, इनके नक्शे बदल जाते हैं, इनके नाम बदल जाते हैं, इनकी ज़मीनें बदल जाती हैं, लेकिन जो इसका बेनिफिशियरी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। जिसके हाथ में छोटा मोटा कुछ आता है वो लोग ये कहते हैं कि अरे अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम बाद में भी इन्वेस्ट करके तो बर्बाद। अरे भाई, मैं मेरा पैसा, मेरी चीज़ मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में तबाह कर दूंगा, मैं दोबारा गरीब हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप देने की ज़हमत तो उठाओ ना। आप बताओ तो सही ना कि भाई तुम्हारा ये इतने लाख करोड़ रुपए की चीज़ है, इतने लाख करोड़ रुपए की चीज़ हम लोगों ने इतने लोगों को बांट दी, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। मुझे पता हो कि क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ जो कि मैं एक आम जनता हूँ, मुझे उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर उसके बाद मैं फ़ैसला लूँ कि हाँ यार ये सही है और इस तरीके का काम होना चाहिए। कोई जनता के बीच में कोई तो चीज़ आनी चाहिए ना। इसकी किस कॉस्ट के ऊपर में ये लैंड जाएगी इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, ना जनता जागरूक है, ना वो जानेगी, ना वो ये समझेगी कि ये उसकी ज़मीन है। भाई जितनी खाली पड़ी हुई जगह है ना, ये सब आपकी भी हैं, आप इसको समझ लो। आपके बेनिफिट में यूज़ होनी चाहिए, आपके फ़ायदे में यूज़ होनी चाहिए, आपका बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों को करोड़पति बनते चले जा रहे हैं और वो उनकी अब नई जगह पर ज़मीन पे, अब नई ज़मीन पर नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। तो ये सब सोचने के विषय हैं। आप मेरी बात से सहमत असहमत सब कुछ हो सकते हैं। मैं एक चौथी फेल आदमी हूँ और मैं वो ग्रास रूट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में गरीबी कहाँ है, गरीबी क्यों है और कौन लोग हैं जो ये गरीब बनाए रखने के बेनिफिशरी हैं। देखिए, जब कोई पुलिस वाले तहकीकात करते हैं किसी मर्डर की, तो सबसे पहले वो ये तहकीकात करते हैं कि अगर ये आदमी का कत्ल हुआ है तो इसका फ़ायदा किसको हुआ है। तो अगर कोई लोग गरीब बने हुए हैं और वो 75-80 सालों से गरीब बने हुए हैं, तो उसका बेनिफिशरी कौन है, तो उसकी तो पड़ताल करना बड़ा ज़रूरी है। तो वही कल्प्रिट है, वही चाहता है कि आप गरीब रहें। ये सिस्टमेटिक है, तभी आप वंशानुगत हैं। अगर ये सिस्टमेटिक नहीं होगा तो आप वंशानुगत नहीं होंगे, आप गरीबी से निकल जाते हैं। एक आदमी का बाप दादा बेटा पोता नाता वो फैक्ट्री चलाता रहता, मालिक बना बैठा है, और उसी फैक्ट्री के अंदर में एक आदमी का बाप दादा ना, भाई तू इतना पैसा भी नहीं दे पाया कि उसका बच्चा ही निकल जाता, तरक्की करके आगे हो जाता। उसके पुरखे के पुरखे बोले वो नहीं, हमारी फैक्ट्री से बहुत सारे लोग निकले हैं, कामयाब हुए हैं, बच्चों ने अपनी ज़िंदगियां बदली हैं। वो जो समझ गए वो निकल गए। इसलिए मेरा ताल्लुक़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और निकलें। ये जो माया जाल है ना, इसको तोड़ें और अपने हालात को भी बदलें। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है और मेरा कोई मकसद नहीं है। हर तरीके से आपको इसको क्रैक करना पड़ेगा, तब जाकर आप हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है गरीबी के जंजाल से निकल जाओ। धन्यवाद।